नमस्कार। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अथर्व फाउंडेशन की ओर से आज कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए हमारे साथ विशेष अतिथि मौजूद है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के हमारे विपक्ष के नेता सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि सभी देशभक्त नागरिक भाइयों और बहनों को आज मैं कारगिल के सभी शूरवीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धा भावना और आदर व्यक्त करते हुए हम उन्हें वंदन करते हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। हम सबको याद है कि 1999 26 जुलाई इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सबसे भयंकर, सबसे कठिन और ऊंची चोटी को लांघते हुए, पर्वतों को लांघते हुए, बर्फीली उन चट्टानों को पार करते हुए हिंदुस्तान के सेना के जाबाज सैनिकों ने पराक्रम की पराकाष्ठा की थी। आज वही 26 जुलाई 2020 है, यानी 20 वर्ष बीत गए, 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हर साल हम ये कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और आप सबको ये बात मैं याद दिलाता हूँ कि सम्माननीय देवेंद्र जी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। एक विशेष बात आपको बताने के लिए मैं ये कहता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में हमारे सैनिक शहीद होने के पश्चात सिर्फ 8.5 लाख रुपए उन्हें मिलते थे। ये उनका वाक्य है कि शहादत का कोई मोल नहीं होता, ये भी बात सही है, लेकिन उन्हें, उनके परिवार को जो मदद होती है, जो मदद मिलती है, अपने परिवार का सदस्य खोने के पश्चात इस हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखने वाला अपना जवान अपने प्राणों का जब बलिदान कर देता है, तो ये महाराष्ट्र के सैनिकों के प्रति सम्मान जताने की भावना रखते हुए हमारे तभी के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी ने ये बात कही थी कि 8.5 लाख रुपए के पश्चात हमने उस राशि को 1 करोड़ रुपए तक ले गए थे। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन भी करता हूं और पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये कहता हूं कि ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज के हमारे विपक्ष के नेता है, ये संवेदनशील मुख्यमंत्री थे। आज भी अगर विपक्ष के नेता बने हैं तो सैनिकों के प्रति सम्मान जताने के लिए, सैनिकों के प्रति श्रद्धा जताने के लिए कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज संवेदनशील कहानियां, जो अनकही कहानियां है, अनगिनत अनकही कहानियां इस हिंदुस्तान के कारगिल में घटी हुई घटनाओं पर आधारित है। और आज उन पत्रों का वाचन सम्माननीय देवेंद्र जी करेंगे जो बहुत संवेदनशील है, बहुत भावपूर्ण तरीके से उन सैनिकों ने शहीद होने के पहले लिखी गई है। ऐसे कुछ खत है जो उनके परिवार को तब मिले जब उन शहीद सैनिकों के शव उनके घर में आ चुके थे। यानी ऐसे परिस्थितियों में जब ये खत लिखे गए हैं, उन संवेदनशील खतों का वाचन आज हमारे देवेंद्र जी करने वाले हैं। आप सबको पता है कि ऊंची चोटियों को लांघते हुए, बर्फीली पर्वतों को पार जाते हुए पाकिस्तान के सेना के साथ लड़ने का जो एक हौसला हिंदुस्तानी सेना के साथ था, देशभक्ति, देश प्रेम, साहस, निष्ठा, ये सब करते करते हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने सबसे कठिन ऐसे युद्ध में हमें जीत दिलाई थी। वो दिन था 26 जुलाई 1999। और इस कड़ी में पहला काम अगर आता है, पहला पत्र अगर आता है, पहला नाम किसी का आता है, तो नाम आता है शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा का। यानी शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा के पिताजी ने यह कहा था कि शहीद होने के पश्चात जब वो सूरत गए, गुजरात गए, तो करीबन 4 लाख लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। तो उनका एक वाक्य था कि शायद ये देखने के लिए हमारा विक्रम आज जिंदा होता। लेकिन विक्रम जब लड़ाई लड़ रहा था, कारगिल की ऊंची चोटाई पे लड़ाई लड़ रहा था, तो उसके मित्र ने उसको पूछा कि आपको तो पता है कि शायद आप जिंदा वापस नहीं लौट सकते। तो विक्रम बात्रा ने यह बात कही थी कि मुझे ये भी पता है कि यह लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत गंभीर है, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की इस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए मैं प्राणों का बलिदान कर दूंगा। एक तो मैं उस ऊंची पहाड़ पे तिरंगा को फहरा के आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ऐसे हमारे शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा को मैं नमन करता हूं, उनके परिजनों को मैं सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूं। और सम्माननीय देवेंद्र जी को आज हमारे संवेदनशील पत्रों का वाचन करने के लिए जो पहली कड़ी हमारी है, शहीद कैप्टन विक्रम बात्रा, जो शूरवीर, साहसी वीर, हमारे ऐसे कैप्टन विक्रम बात्रा ने अपने परिजनों को लिखा हुआ पहला पत्र है। मैं सम्माननीय देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि उस पत्र का वाचन करें। सुनिए, ये केवल पत्र नहीं है,
या केवल अक्षरों की अभिव्यक्ति नहीं है, ये एक प्रेरणा पुंज है जो मैं ऐसा मानता हूं कि समूचे भारत को प्रेरित कर सकता है। कैप्टन विक्रम बत्रा लिखते हैं, 2 जुलाई 1999। प्रिय कुशु, आशा है आप मेरे पहले 2 पत्र पा चुके होंगे। मैंने आपको युद्धभूमि से लिखे थे। तो जीवन कैसा चल रहा है? आशा है आप अपनी जगह पर आनंद ले रहे होंगे। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं ठीक हूं और भगवान की कृपा से यहाँ वाकई बहुत अच्छा हूं और हम पूरी ताकत से खूनी कमीनों के साथ युद्ध लड़ने में व्यस्त है। लगभग 4-5 दिन आराम करने के लिए नीचे आया था, लेकिन आज फिर से एक और आक्रामक कार्रवाई के लिए जाना है। सुरक्षा उपायों के कारण उस स्थान के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मेरी बटालियन यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे पहले का ऑपरेशन जिसमें मैंने नेतृत्व किया 100% सफल रहा और वह एक शानदार अनुभव था। अलग अलग अखबारों तथा 2 दिन पहले स्टार टीवी, जी टीवी और एनडीटीवी ने हमारी मुलाकात की। इसीलिए कृपया आप अखबार देखें, जैसे स्टेट्समैन, आउटलुक पत्रिका, दैनिक जागरण और अन्य 27 जून से इंडिया टुडे भी देखें, क्योंकि हमें उन्हें यहाँ देखने का मौका नहीं मिल रहा। बाकी सब ठीक है, हम सभी अगले ऑपरेशन के लिए जाने को तैयार है। पता नहीं कब मैं फिर से नीचे उतर आऊंगा। एक अच्छी खबर यह है कि शाहजहांपुर जाने की बजाय हमारी बटालियन अब ग्वालियर जाएगी, लेकिन कब यह तय नहीं है। हो सकता है कि हाँ, सब कुछ अपने कब्जे में आने के बाद इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। मोनी और जीजा जी को मेरा नमस्कार कहना और सनी, सीटू और मोना को हेलो कहना। आपको बहुत सारा प्यार। परमात्मा आप सभी का ख्याल रखे। हमेशा प्यार। पत्र के उत्तर की अपेक्षा। आपका लव। बहुत सुंदर मैं ऐसा मानता हूं कि पत्र है और जिस प्रकार की भावनाएं उसमें लिखी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि एक वीर की भावनाएं है जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और जो जानते हैं कि शायद लौटेंगे नहीं, फिर भी पूरी आशा के साथ, उमंग के साथ उन्होंने इसको लिखा है। जैसे कि देवेंद्र जी ने इस पत्र को पढ़ा, इस खत को पढ़ा, इसमें एक कड़ी जो कही गई है, भारतीय सेना के जवानों ने कही थी कि कैप्टन विक्रम बात्रा जिस बंकर में थे, जाबाज तरीके से लड़ रहे थे, चारों तरफ से आने वाली गोलियों को स्वीकार कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वहां पर उनका एक छोटा सिपाही, जैसे छोटा अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन अनाबेरू के पेट में गोलियां चल गई थी और वो जख्मी होकर सामने मैदान में पड़ा था। उसको बचाने के लिए ये बंकर में से बाहर आए और चारों तरफ से गोलियों की शिकार होते होते उन्होंने उसको बचा लिया और जख्मी होने की अवस्था में भी वो लड़ पड़े और शहीद हुए। ऐसे हमारे कैप्टन विक्रम बात्रा को मैं नमन करता हूं, उनके परिजनों को भी प्रणाम करता हूं। हमारी दूसरी कड़ी में नाम आता है कैप्टन विजयंत थापर। कैप्टन विजयंत थापर एक ऐसे देशभक्त बेटे थे जिनका जन्म 26 दिसंबर 1976 को सैन्य परिवार में हुआ था। यानी हम जो ये कहानियां बता रहे हैं, देवेंद्र जी जो खत पढ़ रहे हैं, सबकी बिल्कुल उम्र थी ये 23 साल, 24 साल, 25 साल। यानी हिंदुस्तान के नौजवानों को ये कहने की ये बात है कि उम्र के बिल्कुल 20 साल में ये हिंदुस्तान के सेना के जवान में भर्ती हो गए थे। और लोग कहते हैं कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने लिखा हुआ एक ज्वलंत इतिहास है जिसका नाम है कारगिल। और कैप्टन विजयंत थापर के बारे में कहा जाता है कि टोलोलिंग, नॉल और 3 पिंपल्स की लड़ाई 1999 में जब पहली बार हुई तो ऐसी रिज लाइन पे वो चल रहे थे कि 3 सिपाही सिर्फ वहां से चल सकते हैं। और वहां से चलते चलते ये लड़ाई पहले बार जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया और हल्ला बोल कर दिया तो सबसे पहले विजयंत थापर वहां पर थे जिन्होंने चारों तरफ से आने वाली गोला बारूद के सामने खड़े रहते हुए उस आक्रमण का, उस हमले को स्वीकार किया और अपने सभी जवानों को बचाते बचाते वो आगे चले थे। और उन्होंने ये कब्जा कर दिया था कि राजपूताना राइफल्स के 3 पिंपल्स लोन हिल क्षेत्र पे कब्जा करने का काम जो पाकिस्तान ने किया था, उसको परास्त करने का काम अगर किसने किया था तो कैप्टन विजयंत थापर ने किया था।
और इसके लिए दूसरे कड़ी में कैप्टन विजयन थापर जो साहसी वीर थे, शूरवीर थे, उनकी शूरवीरों की शौर्य गाथा के कड़ी में आज ये दूसरा नाम है कैप्टन विजयन थापर। इन्होंने भी अपने परिजनों को, अपने पिताजी को एक बहुत सुंदर, भावपूर्ण और संवेदनशील ऐसा खत लिखा है। मैं सम्माननीय देवेंद्र जी को कहता हूं कि उस खत का भी आप वाचन करें। 15 जून 1999। प्रिय माँ, पापा और बिंदु, नमस्ते। आशा है कि मेरा पत्र आपको 2 राजपूताना राइफल रेजिमेंट के वीरतापूर्ण कार्य को पढ़ता या सुनता हुआ मिलेगा। तोलोलिंग पर कब्जा। 1, अब मैं अब तक जिंदा हूं, अगले हमले तक नहीं कह सकता। 2, जीवन कठिन है। 3, हमें इसके लिए युद्ध सम्मान मिल रहा है। 4, मामा जी को मेरा प्यार। 5, मैं 16,000 फीट की ऊंचाई पर हूं। 6, हमने यहां पर एक अधिकारी खो दिया है, वह पीवीसी परमवीर चक्र प्राप्त कर सकता है। 7, लव रॉबिन। यह एक निराशाजनक जगह है, सभी चट्टानों में अपने आप बर्फ शवों का धोखा देने वाले मिल जाते हैं, अब गोलाबारी के आदी हो गए हैं। 14, 15, 16, 17, 18 के समाचार पत्रों का संरक्षण करें। लव रॉबिन। वे एक और पत्र लिखते हैं। प्रिय पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी। 1, जब तक आप लोगों को यह पत्र मिलेगा, मैं ऊपर आसमान से आपको देख रहा होऊंगा और अप्सराओं की सेवा सत्कार का आनंद उठाता होऊंगा। मुझे कोई पछतावा नहीं है कि जिंदगी अब खत्म हो रही है, बल्कि अगर फिर से मेरा जन्म हुआ तो मैं एक बार फिर से सैनिक बनना चाहूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए मैदान जंग में लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप लोग इस जगह पर जरूर आकर देखिएगा। यहाँ आपके बेहतर कल के लिए हमारी सेना के रणबांकुरों ने दुश्मन से किन दुर्गम जगहों पर दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ी है। जहां तक इस यूनिट का सवाल है, तो नए आने वाले को हमारे इस बलिदान की कहानियां सुनाई जाएगी और मुझे उम्मीद है कि मेरी तस्वीर एक कोई कंपनी के मंदिर में करनी माता के साथ रखी जाएगी। आगे जो भी दायित्व हमारे कंधों पर आएंगे, हम उसे पूरा करेंगे। मेरे आने वाले पैसों में से कुछ भाग अनाथालय को भी योगदान कीजिएगा और रुखसाना को प्रति माह 50 रुपए देते रहिएगा और योगी बाबा से भी मिलिएगा। कैप्टन विजयन थापर ने कुपवाड़ा स्थित सैन्य शिविर से सटे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची रुखसाना का जिक्र किया है, जिसे कैप्टन थापर बेटी की तरह मानते थे। वह उसे चॉकलेट और सालाना 50 रुपए की पॉकेट मनी भी दिया करते थे। बेटे की चाहत पूरी करते हुए पिता वीएन थापर हर साल कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर द्रास सेक्टर की उन पहाड़ियों तक जाते हैं और रुखसाना से भी मिलते हैं। अंत में वो लिखते हैं, बेस्ट ऑफ लक बर्डी, इस बंदे की कुर्बानी को कभी मत भूलना। मम्मी पापा, आप गर्व करना। मामा जी, मैंने जो भी गलत किया हो मुझे माफ करना। ओके, अब समय है मैं अपनी असॉल्ट पार्टी को ज्वाइन करने का। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, लिव लाइफ किंग साइज। आपका रॉबिन। तो ये कैप्टन विजयन थापर ने जब ये पत्र लिखा था, तो ये कैप्टन विजयन थापर को ये पता था कि जिस लड़ाई पे वो जा रहे हैं, उस लड़ाई पे निश्चित रूप से वो वापस आना बहुत कठिन है। इसके लिए इसमें जो गंभीरता से उन्होंने लिखा है कि छोटी छोटी बातें हैं, एक छोटी बेटी के लिए, बच्ची के लिए भी मदद करना, और ऐसे जगहों पे ये सैनिक काम करते थे, लड़ते थे, फिर भी अपने घर के परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना। विक्रम बात्रा के पिताजी ने कहा है कि जब विक्रम लड़ रहे थे ऊपर, तो उन्होंने देशवासियों को इतना ही कहा था कि हमने बलिदान करने के पश्चात समाज ने और सरकार ने हमारे परिवार की रक्षा करे, यही हमारा सबसे बड़ा मान सम्मान होगा। सुनील, इसमें सबसे बड़ा जज्बा देखिए कि जिस व्यक्ति को ये पता है कि मैं जिस लड़ाई पर जा रहा हूँ वहां से वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मुझे सैनिक होने पर फक्र है और वापस पैदा हुआ तो सैनिक ही पैदा होना चाहूंगा। ये मैं मानता हूँ कि ये जो उम्दापन उनमें दिखाई पड़ता है, ये बहुत ही बिरला है। बहुत। इसके लिए कहा जाता है कि कारगिल की कहानी यानी क्या है,
तो कारगिल की अनकही कहानी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने लिखा हुआ एक ज्वलंत इतिहास, शूरता, वीरता, साहस, त्याग, देशभक्ति, देश प्रेम सबको मिलाकर अपना बलिदान कर जाबाज सैनिकों ने लिखी हुई वीरता की सच्ची कहानी है कारगिल। अमेरिका, रशिया, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस सभी जगहों पे ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों की ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। कारगिल जैसा युद्ध जिसको माउंटेन वॉरफेयर कहते हैं, ये बल्कि हिंदुस्तान की किताबों में तो है ही, लेकिन अमेरिका से लेके जर्मनी तक के किताबों में लिखा है कि हिंदुस्तान की वीरता का सर्वोच्च उदाहरण देने वाले सैनिकों ने ये लड़ाई कैसे लड़ी थी। ये तीसरा खत जो है, ये तीसरा खत देवेंद्र जी आप जब पढ़ोगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको भी इतना संवेदनशील लगेगा कि ये कैप्टन नाइको झाकुओ केंगुरुसे, जिनका जन्म नागालैंड में हुआ था, मैं उनके घर जाके आया हूं और नागालैंड के नेरहाइमा गांव में बहुत ही छोटा सा घर है, मीन्स 20 बाय 10 का घर है, और सभी उसके पिताजी, उसके भाई सभी देश की सेवा करने के लिए जुटे थे। और केंगुरुसे जब सेना में भर्ती हुए कैप्टन इस नाते, तो उनको जब जिम्मेदारी दी थी कि कारगिल युद्ध के दौरान घातक पलटन बटालियन का वो मुख्य बने। घातक पलटन जो सबसे बेहतरीन होती है, जैसे चीन का आप उदाहरण अभी आगे दोगे, तो ये गलवान घाटी में भी यही घातक प्लाटून लगी हुई है। तो घातक पलटन बटालियन का मुख्य बनाया गया। कैप्टन को अपनी पलटन के साथ ब्लैक रॉक को सर करने का काम कर दिया था। तो ब्लैक रॉक कर अगर सर करनी है तो उसके ऊपर दुश्मनों ने मशीन गन लगाई थी, और उस मशीन गन पोस्ट को हासिल करना यह काम कैप्टन केंगुरुसे को दिया था। उसकी ऊंचाई थी 18,500 फुट। अब विचार करो, 18,500 फुट ऊंचाई पे जाना है, वहां पर तापमान जो है 0 से नीचे 10 डिग्री टेम्परेचर है। रात को जब वो चट्टान वो चढ़ने लगे थे तो 0 से नीचे 18 डिग्री टेम्परेचर गया, और ऐसे में पलटन का चढ़ाई करना बेहद मुश्किल था। कैप्टन ने हार नहीं मानी, पलटन लगातार चढ़ रही थी, रस्सी के सहारे चढ़ रही थी। आप विचार करो, ये रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे। पाकिस्तान के सैनिक ऐसे जगहों पे बैठे थे, ऊपर से लगातार गोलीबारी कर रहे थे। कैप्टन के साथ वाले, केंगुरुसे के साथ वाले सभी सैनिक शहीद हुए, सिर्फ 2 सैनिक बचे थे, और 2 सैनिकों के माध्यम से कैप्टन चढ़ रहे थे। आखिर का 1,500 फुट ऊंचाई का जो एक चट्टान थी, बर्फीली चट्टान को लांघने के लिए उनके जूते फिसल रहे थे। रात का 4:30 बजे का समय था। उन्होंने ऐसा किया जो चमत्कार है, कोई कर नहीं सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने 17,500 फुट ऊंचाई पे अपने जूते निकाल दिए, और जूते निकाल दिए -50, यानी 0 से नीचे 15 डिग्री टेम्परेचर था, तापमान था, और एक रस्सी के सहारे, एक बाजू में बंदूक लगी है, एक बाजू में मोर्टर लगा हुआ है, पीछे में अपने बैग में पूरे कारतूसों से भरी हुई बैग है, बारूद भरे हुए है। इतने में एक गोली आके उनके पेट में और पैर में लगती है, और रस्सी से बिल्कुल वो नीचे जाते हैं, 1000 फुट नीचे जाते हैं, वापस 1000 फुट ऊंचा आते हैं, और बंकर को 1 नहीं 2 नहीं 7 बंकर को ध्वस्त करते हैं। और बाद में जब वो शहीद होते हैं तो उनके शरीर में 1000 गोलियां मिलती है। कैप्टन केंगुरुसे की ये कहानी नागालैंड के हर गांव-गांव में कही जाती है। ऐसे शहीद हमारे कैप्टन केंगुरुसे को मैं नमन करता हूं, और सम्माननीय देवेंद्र जी को उनका लिखा हुआ बहुत ही संवेदनशील खत है, उसको पढ़ने के लिए अनुरोध करता हूं। 20 जून 1999 को लिखा हुआ यह खत है। मेरे सबसे प्रिय पिता और माता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इस तरह से पत्र लिखूंगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपके साथ अपना आखिरी संदेश साझा करना आवश्यक है। पाकिस्तानियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी और कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया था, इसलिए हम जम्मू और कश्मीर के पास द्रास और कारगिल सेक्टर में चले गए। बहुत जल्दी ही मैं अपने लोगों को युद्ध के मैदान में नेतृत्व करूंगा। मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ होंगे, वह मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन अगर भगवान चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना जीवन बलिदान कर दूं, तो मुझे आपको फिर से लिखने के लिए दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको फिर नहीं देख पाऊंगा, और यह मुझे बहुत चोट पहुंचा रहा है, लेकिन अगर भगवान ऐसा ही चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं शिकायत भी तो नहीं कर सकता।
अगर मैं जिंदा वापस नहीं लौटा तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे इन कुछ शब्दों को याद रखें। प्यारे डैडी और मम्मी, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। मैंने हमेशा आपका ख्याल रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था और मैंने हमेशा आपको खुश करने की कोशिश की थी। हालांकि मैं जीवन के इस छोटे से समय में सफल नहीं हो सका। मैंने आपको कई तरीकों से निराश किया है और मैंने आपको कई तरह से परेशान किया है। कृपया मुझे उन सभी गलतियों के लिए क्षमा करें। डैडी और मम्मी, आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे अपने जीवन के आखिरी दिनों तक एक लीडर बनना सिखाया है। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूं। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको भरपूर समृद्धि दे। प्रिय डैडी, मैं आज अपने छोटे भाइयों और बहनों के बारे में सोच रहा हूं और सोचकर रो रहा हूं। कृपया उन्हें अच्छा पुरुष और महिला बनने में मार्गदर्शन करें। उन्हें बताएं कि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं। मेरे दादा और दादी को बताएं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। हमारे सभी रिश्तेदारों को और मेरे दोस्तों को मेरा सम्मान दें और उन्हें बताएं अगर मैंने अपने जीवन काल में कोई गलती की है तो उन्हें मुझे माफ करने के लिए कहे। यहां तक कि अगर मैं आप सभी को कहता हूं कि मेरे मरने पर रोना नहीं है, मुझे पता है कि आप सभी रोओगे क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन कृपया अपने आप को आराम दें और फिर खुश रहे। अपनी यादों को मेरे साथ लेकर चले, भले मैं वहां हूं नहीं। मेरे सभी दोस्तों को लिखे जिनके पते मेरे डायरी में है। उन्हें बताए कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। भगवान आपको भरपूर आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको हमेशा अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति दे। आपका प्यारा बेटा निबू केंगुरसे, कैप्टन नाइकजुको केंगुरसी। धन्यवाद देवेंद्र जी। जैसा कि आपने इस खत में देखा है कि ये केंगुरुसे की जो परिवार है वो नागालैंड के इतने ऊंचे पहाड़ पे रहते हैं कि बिल्कुल घना जंगल चारों तरफ, और पहाड़ों में रहने वाले एक छोटे से गांव में से आने वाले इस केंगुरुसे ने पूरे नागालैंड की तस्वीर बदल दी है। कोने कोने में आप चले जाओ तो इनकी साहस की कहानी नागालैंड के छोटा छोटा बच्चा कहता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही एक वीर थे जो अलग जगहों पे आतंकवादियों के साथ लड़ते थे। उनका नाम था हविलदार हंगप्पन दादा। वैसे ही ये कारगिल के युद्ध के बारे में जो कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे भयावह युद्ध है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि भारी मात्रा में विस्फोटक, रॉकेट, मिसाइल, तोप और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। करीबन हिंदुस्तान के 2 लाख सैनिक उस समय कारगिल के पूरे क्षेत्र में, कारगिल, बटालिक, द्रास, मुश्को वैली में तैनात थे। सेना के अधिकारियों के अनुसार कारगिल में करीब 2.5 लाख गोले, 5000 बम और 300 से अधिक मोर्टर दागे गए थे। बताया जाता है कि कारगिल लड़ाई के 17 दिनों में, यानी उदाहरण तौर पे अगर 17 दिनों का उदाहरण दिया जाता है तो 1 मिनट में सबसे लंबा फायर हुआ करता था। इसके लिए इस युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध से तुलना किया जाता है। एक तो ऐसे व्यक्ति वहां पर है जिनको कहा जाता है कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनकी मुलाकात हमने की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के सैनिकों को लगा था कि इनके ऊपर 21 गोलियां दागी थी। शरीर में 21 गोलियां होने के पश्चात भी वो जीवित थे। और ऐसे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको परमवीर चक्र मिला था, वो आज भी जीवित है। यानी टाइगर हिल की लड़ाई जीतने के लिए 20-22 गोलियां शरीर में लेने के पश्चात वो लड़ पड़े। 400-500 फुट ऊंचाई से वो नीचे नदी में कूद पड़े। ऐसे भी हमारे शूरवीर इस हिंदुस्तान में आज भी जीवित है। चौथे कड़ी में नाम आता है तो वो नाम आता है, जैसा आपने मनोज कुमार पांडे जी का, जैसे अभी आपने केंगुरुसे का पत्र पढ़ा, वैसे ये पत्र जो है, ये खत जो है, ये अपने परिवार को नहीं लिखता था, अपने माता पिता को नहीं लिखता था, क्योंकि उनको डर लगता था कि कैप्टन मनोज कुमार पांडे जीवित है कि नहीं है। और ये मनोज पांडे जब गोरखा राइफल्स में बिल्कुल 20 साल की उम्र में भर्ती हो गया तो उसे पूछा गया कि आप सेना में क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैं सेना में आया हूं क्योंकि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। तब उनकी उम्र थी 20 साल। 1995 में जब वो गोरखा राइफल्स में शामिल हुए
तब उनको ये नहीं पता था कि आने वाले 4 साल के पश्चात जो घनघोर लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई में मुझे इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके परमवीर चक्र मिलने वाला है। लेकिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने आखिरी क्षण में, जब उनके कंधे में 2 गोलियां लगी थी, फिर भी एक ऐसे बंकर में वो कूद पड़े जहां पर 5 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे, 5 के हाथों में राइफल थी, और जैसे मानो विलक्षण तेजी से बिजली गिरती है, उस विलक्षण तेजी से उस बंकर में घुस के, गोरखा राइफल्स की कुकरी होती है, उस कुकरी से विलक्षण तेजी से 3 सैनिकों की, यानी पाकिस्तान के सैनिकों की गर्दन उन्होंने विलक्षण तेजी से काट दी थी, और बचे हुए 2 सैनिकों की भी गर्दन उसने काट के फिर बाहर आए, और गोलियों की बौछार में सबसे सामने, जैसे कि अक्सर पिक्चरों में दिखाया जाता है कि गोलियों की बौछार के सामने नायक खड़ा हो जाता है, और वैसे ही चारों तरफ से गोलियों की बौछार में मनोज कुमार पांडे बीच में खड़े हो गए, और एक मॉर्टर आके उनके सर पे लगा और वो ध्वस्त हो गए, और उनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। ऐसे हमारे शहीद मनोज कुमार पांडे जी का भी बहुत ही संवेदनशील और भावना व्यक्त करने वाला पत्र है, जो अपने मित्र को लिखते थे, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो पत्र आप पढ़े। 19 जून 1999 को लिखा हुआ यह पत्र है। प्रिय पवन, मुझे आपके दोनों पत्र मिले थे, लेकिन पहले वाले का जवाब नहीं दे सके। इस घमासान युद्ध के बीच वे दोनों मेरे पास पहुंचे हैं। इस ऊंचाई पर दुश्मन से लड़ना वास्तव में मुश्किल है। दुश्मन बंकरों के अंदर सुरक्षित है और हम खुले में हैं। उसने अपनी योजना बहुत अच्छी तरीके से बनाई है और अधिकांश ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। शुरू में युद्ध के दौरान हमें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और हमारे काफी सैनिक शहीद हो गए, लेकिन अब स्थिति नियंत्रित है और अधिक योजनाबद्ध हमारे दुश्मन के लिए हम जा रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में मैंने देखा है कि ऑपरेशन विजय में बहुत ही कम समय में भारी मात्रा में अपने सैनिक हताहत हुए हैं। मैंने खुद को 4 बार अपने मृत्यु को नजदीक से देखा है, लेकिन हो सकता है कि मेरे कुछ अच्छे कामों के कारण मैं अभी भी जीवित हूँ। हर दिन हमें पूरे देश से एक ही वाक्य कहते हुए पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जस्ट डू इट। वास्तव में यह देखने के लिए अच्छा लगता है कि जरूरत के समय हमारा देश और देश के लोग एकजुट हो जाते हैं। मुझे वास्तव में पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा, लेकिन अब तक मैं आपको और सभी देशवासियों को आश्वासन देता हूं कि हम निश्चित रूप से घुसपैठियों को वापस भेज देंगे। इसलिए हमारी जान भी गई तो कोई गम नहीं है। इस ऑपरेशन ने निश्चित रूप से कुछ ऐसा दिया है जिसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, जैसे कि मौत को सामने देखते हुए भी अपने साथियों का नेतृत्व करना, उनकी वफादारी और डर के साथ शारीरिक और मानसिक तनाव जो मनुष्य ले सकते हैं। लेकिन आज मुझे इन्फेंट्री के अपने निर्णय पर इतना गर्व है कि मैं समझ नहीं सकता। यहाँ का मौसम ठंडा है, लेकिन बर्फ पिघलने लगी है। अगर सूरज उगता है तो आमतौर पर दिन ठीक होते हैं। रात का तापमान 5 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा होता है। यहाँ सब खत्म हो सकता है, लेकिन समय का पता नहीं है और निश्चित रूप से कोई बता नहीं सकता दुश्मन वापस जा रहा है। बस एक निवेदन है कि मेरे भाई को जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में उनके भविष्य के बारे में मार्गदर्शन करें। हमारे ऊपर विश्वास और प्रेम रखने के लिए आपके सभी मित्रों को मेरा शुक्रिया कहना। हमेशा हमारे संपर्क में रहना ताकि हमारा मनोधैर्य बढ़ा रहे। यदि मैं वापस आऊं तो हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह मेरे लिए सर्वकालिक अनुभव होने जा रहा है। यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो मेरी कसम है कि मैं मृत्यु को मार डालूंगा। आपका मनोज। बहुत सुंदर ये पत्र है, रोंगटे खड़े कर देने वाला पत्र है। यानी मैं समझ सकता हूं कि ये पत्र पढ़ने में भी बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि इन पत्रों में जो शब्द है वो शब्द ऐसे जीवंत होके बाहर आते हैं। यानी आपने जब ये आखिरी लाइन कही कि मैं उस मृत्यु को भी मार डालूंगा, यानी ये उन्होंने तब कहा था कि उन्हें ये लगा था कि अगर मैं जीवित नहीं बच पाया
और मेरा लक्ष्य को मैंने हासिल नहीं किया और मुझे मृत्यु आ गई, तो मेरे लक्ष्य को हासिल करने के पहले अगर मृत्यु आती है तो उस मृत्यु को भी मार डालूंगा। ऐसी निडरता हमारे सैनिकों में थी, आज भी है। इसके लिए अपना देश शक्तिशाली भारत कहलाया जाता है। ये कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था, तो ये कारगिल युद्ध शुरू होने के पहले एक घटना ऐसी हुई थी कि कैप्टन सौरभ कालिया की सर्च पार्टी को यह कहा गया था कि कहीं पर से तो पाकिस्तान ने घुसपैठियों के माध्यम से आतंकवादियों के भेष में सेना के जवानों को अंदर भेजा है। और जब ये पाकिस्तान के लोगों को ढूंढने के लिए, सैनिकों को ढूंढने के लिए लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की सर्च पार्टी गई, तो ये सर्च पार्टी 5 दिन लापता हुई। और ये सर्च पार्टी में कौन कौन थे? तो पूरे हिंदुस्तान में से आए हुए छोटे छोटे तबकों से, छोटे छोटे गांव से आए हुए सैनिक थे। सिपाही अर्जुन राम, भंवरलाल बगेरिया, भीकाराम, मुलाराम, नरेश सिंह, ये जाट रेजिमेंट के पांचों सैनिकों को पाकिस्तान ने अगवा करके उनकी कत्ल कर दी। और ये जब शहीद हुए तो पाकिस्तान के सेना के सैनिकों को यह लगा कि हिंदुस्तान अभी आक्रमण करेगा, तो पाकिस्तान ने घात लगाया। और घात लगाने के पश्चात लेफ्टिनेंट भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह, जो हिंदुस्तान सेना के जवान थे, वो हमारे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को ढूंढने के लिए चले गए। और ये कहते हैं कि जब लेफ्टिनेंट भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह शहीद हुए, ये करीबन 14 मई 1999 की बात थी, 56 दिन के बाद जब उनके शव मिले, बर्फ के नीचे अंदर दबे हुए लेफ्टिनेंट भारद्वाज का जब शव मिला, तो उसके हाथ में पकड़ी हुई राइफल वैसी की वैसी थी। यानी वो राइफल ऐसी थी मानो अगर उस शव में, यानी वो शहीद हमारे लेफ्टिनेंट भारद्वाज में अगर मृत्यु को निकाल दिया जाए और वो जीवंत हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट भारद्वाज और हवलदार राजेंद्र शहीद हुए। ये कड़ी में आगे जब हम चलेंगे तो लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर की कहानी आपके सामने रखने हम जाने वाले हैं। लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर जब भारतीय सेना में दाखिल हुए तो महज 23 साल के थे। लोग उन्हें चिढ़ाते थे, कहते थे अरे 23 साल के तो हो, बंदूक कैसे उठाओगे। लेकिन जो खत उन्होंने अपने मित्र को लिखे हैं, जो सम्माननीय देवेंद्र जी पढ़ेंगे, उसमें यह बात लिखी है कि 4 नहीं, 5 नहीं, 7 बार गोलियां आई, गोलियां बाजू में चली गई, दूसरे के हेलमेट में लगी, तीसरा सैनिक ढेर हुआ, शहीद हुआ। लेकिन लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर बचते रहे, लड़ते रहे, लगातार कारगिल का युद्ध होने तक फ्रंट लाइन में लड़ते रहे, लेकिन बच गए। आज भी वो जीवित है। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से लिखी गई है, जो हिंदुस्तान के देशभक्त नागरिकों ने पढ़ने जैसी है। मैं सम्माननीय देवेंद्र जी को कहता हूं कि लेफ्टिनेंट प्रवीण तोमर जो 23 साल के थे, उनके पत्र, जो 2-3 पत्र उन्होंने लिखे हैं, वो कृपया आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ें। 25 जून 1999 को लिखा हुआ ये पत्र है। प्रिय गगन, आपका पत्र प्राप्त हुआ 15 दिन हो गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों की नर्वस और खौफनाक घटनाओं की वजह से लिखने में थोड़ा समय लगा। वैसे पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। भले ही आपका उत्तर आने में थोड़ा देर हो गया, लेकिन उपयुक्त समय पर आपका पत्र मिला। अब तक आपने द्रास सेक्टर में तोलोलिम हिल का नाम सुना ही होगा। उस चोटी पर हमारे राजपूताना राइफल्स के जवानों ने 12-13 जून की रात को दोबारा हासिल कर लिया है। मेरी कंपनी लीडिंग थी और मैं अग्रणी पलटन के साथ गया था। हमारे पहले 18 ग्रेनेडियर को उस चोटी पर कब्जा करने के लिए कहा गया था, लेकिन दुर्दैव से वो सफल नहीं हो पाए। उनके 20 जवान शहीद हो गए, जिनमें एक सेकंड इन कमांड और एक मेजर अधिकारी भी थे। हमें किसी भी परिस्थिति में तोलोलिम चोटी पर विजय पाने के आदेश थे और लक्ष्य बहुत ही मुश्किल था। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन इसकी मेरी टुकड़ी ने भी भारी कीमत चुकाई है। मेरी अग्नि कतार के सारे सिपाही साफ हो गए थे। वो या तो मारे गए थे या घायल हो गए, और मेरी बाकी प्लाटून भी तीतर बितर हो गई। वास्तव में एक चमत्कार ही है कि मैं अग्रणी दल में होने के बावजूद भी अनहोनी से बच गया। मेरे पीछे और आसपास के लोग भी घायल हो गए थे, जबकि मैं बार बार बचता रहा। मैंने 5 मीटर की दूरी पर उड़ते हुए चिथड़े देखे, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित बाहर आ गया। दरअसल मैंने एक पत्थर पर कदम रखा, जिसमें एक बारूदी सुरंग पैदा हुई
और लैंडमाइन फट गई। मैं विस्फोट के कारण नीचे गिर पड़ा। मुझे गिरते देख लोगों को लगा कि मेरा पैर गया। अगले दिन लोग इस बात पर हैरान हो रहे थे। दूसरों की किस्मत मेरी जितनी अच्छी नहीं थी। मेरी टुकड़ी के 8 लोग शहीद हो गए। सीडीआर मेजर विवेक गुप्ता, एक जेडब्ल्यू, मेरे सीएचएम समेत 5 अन्य साथी भी शामिल थे। मेरे वरिष्ठ जेसीओ सहित मेरे 12 जवान अस्पताल में हैं। यह अक्सर नहीं होता। एक व्यक्ति के रूप में आप पूरी सेना के लिए इतिहास लिखते हैं। एक तथ्य जो दिलचस्प लग सकता है कि मैंने आपका पत्र युद्ध के मैदान पर लेकर गया था और मैं 24 घंटे तक भोजन पानी के बिना था और अतिरिक्त थकान के कारण मूत्र में रक्तस्राव हो रहा था। लेकिन ईश्वर कृपा से हमने एक शैली में काम पूरा किया। आशा है कि आप अच्छा समय बिता रहे होंगे। जबकि मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, कृपया मुझे पत्र लिखने के लिए समय निकालना। यहाँ काफी अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं अपने घर वालों को भी खत नहीं लिख सकता क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं दिखना चाहता। इसलिए प्लीज जल्दी जवाब देना। तुम्हारा प्रवीण कुमार। एक और पत्र इन्होंने लिखा है। प्रिय गगन, आपके प्यारे कार्ड को प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। कार्ड भेजने के लिए धन्यवाद। 3 पीपल्स पर 10 दिनों के बाद मेरा बस 1 दिन बाकी है। मृत्यु की छाया अभी भी इस जगह पर है। मैं वास्तव में उदास महसूस कर रहा था, लेकिन आपके कार्ड ने अद्भुत काम किया। मुझे यकीन है कि अब तक 3 पीपल्स पर हमारे हमले के बारे में आप जान गए होंगे। हमला 28-29 जून 99 को रात में किया गया। यदि टोलोलिंग पर दुश्मन से भिड़ना घातक था, पर हमने खूनी हमला किया। आप अपने लिए चीजों की कल्पना कर सकते हैं। जब दुश्मन ने पर हमने हमला जिस तरफ से किया था, जिसे पिछली बटालियन ने अप्राप्य घोषित कर दिया था, हमले से कुछ घंटे पहले हम दुश्मन की फायरिंग में घिर गए थे। जब मैं बम के मुश्किल से 5 मीटर की दूरी पर गिरा तो मैं खुद बच गया। बहुत दूर खड़े हमारे आरएमओ को अपने टखने पर स्प्रिंकल मिला और मुझे एक खरोच के बिना बाहर निकाला गया। 1 दिन पहले मेरे बगल में एक बम गिरा था, लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हुआ था। हमले के दौरान एक गोली एक पत्थर से उछली और फिर मेरे हेलमेट को टकराकर दूर जाकर गिरी। मेरे बगल वाले जवान को 2 बार गोली लगी, जबकि मैं दोनों बार बच गया। टोलोलिंग पर चीजें इस हद तक चली गई है कि एक अफवाह थी कि मैंने एक खदान पर अपना पैर खो दिया था, लेकिन भाग्यशाली मैं हर बार बचकर निकला। दुर्भाग्य से दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं रहे। कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन असंभव कार्य करना हमारे साथ एक आदत सी बन गई है। मेजर आचार्य ने नौल पर हमला किया। थापर ने कमान संभाली और सामने से 2 दुश्मन के बंकर हासिल किए, लेकिन एक गोली उनके सिर में लगी। वे शहीद हो गए। नीबू घनघोर लड़ाई में डटकर मुकाबला कर रहे थे। उन्हें जांघ पर गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वह चढ़ता रहा। आखिरकार उसके सीने में गोलियों की बौछार हुई और 200 फीट नीचे खड्डे में गिरे और नीबू भी शहीद हो गए। और फिर हम आगे बढ़ते चले गए। हमारे लिए कोई मोड़ नहीं था। यह विजय या मृत्यु थी। हमने एक भारी कीमत चुकाई, लेकिन हमने विजय प्राप्त की। वे सभी एक सैनिक की मौत मारे गए। सामने से अग्रणी और अंत तक लड़ते रहे। मैं अगले दिन एक हमले के लिए तैयार था, लेकिन दूसरी बटालियन को अंदर भेजा गया। टोलोलिंग के बाद जीवन काफी लंबा चल रहा है। टोलोलिंग जो 7 हमारे अधिकारी गए थे, उनमें से 3 अधिकारी आज भी जीवित है। 103 यूनिट से कालिया, थापर, नीबू, सुमित्राय, सुराज, नौशेरा टेको और मैं थे, लेकिन केवल एक मैं ही बचा हूं। 4 शहीद हो चुके हैं। सूरज 2 गोलियां हिप में लगने के कारण बाहर है। यह एक कड़वा संघर्ष था, लेकिन मैं अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ था। मैं उन पाक बास्टर्ड्स के साथ समझौता करने का
स्कोर है और ऐसा चल रहा है, अब चीजें शांत हो रही है, अब परिस्थिति ठीक है, लेकिन कभी कभी गोलाबारी होती है। किसी ने मुझे बताया कि मेरा नाम और फोटो इंडिया टुडे और आउटलुक में दिखाई दिया है और मुझे कुछ पत्रों ने उद्धृत भी किया गया है। मैं आजकल पत्रकारों की आकाशवाणी टीवी चैनल और यहां तक कि विदेशी समाचार एजेंसी को बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा हूं, लेकिन आश्चर्य मुझे राजू खत्री और श्याम हैरी के पत्र मिले, वे सब अच्छा कर रहे हैं। आपके सीओ और अन्य अधिकारियों को मेरा नमस्कार, ध्यान रखना और जल्द ही वापस लिखना। आपके पत्र मेरा दिन बनाते हैं। आपका अपना प्रवीण। पीएस, मैं टाइप करना सीख रहा हूं, कृपया खराब पेपर और मेरी टाइपिंग को माफ करें। वैसे भी यह आपको हमारे दिन के विशेष आदेश पर एक नजर डालने के लिए एक बदलाव देता है। हमारे सैनिकों को दुश्मन को आंख में देखना पड़ता था, लेकिन एक बार भी वे पीछे नहीं हटे, चलते रहे। इस अंतिम कठिन लड़ाई के साथ विजेता निश्चित था। भारतीय सेना ने अपनी मातृभूमि को सुरक्षित कर लिया है। 11 जुलाई को बटालिक में प्रमुख चोटियों को हासिल करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने बाहर निकलना शुरू किया है। भारतीय सेना ने अगले कुछ हफ्ते बिताकर यह सुनिश्चित कर लिया है कि दुश्मन को हथियार, गोला बारूद, सैन्य भंडारण को इकट्ठा करते हुए दुश्मन ने परिसर को खाली कर दिया। ऑपरेशन विजय को 24 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा सफल घोषित किया गया और 26 जुलाई को भारतीय सेना ने घोषणा की, पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही सुंदर इस प्रकार का ये पत्र यहाँ पर प्रवीण तोमर ने इन्होंने लिखा है। और देखिए, हर पल मौत उनके साथ थी और कितनी बार मौत को उन्होंने चकमा दिया, लेकिन घबराए नहीं। फिर से मौत को उन्होंने चैलेंज किया और फिर आगे बढ़े। मुझे लगता है इन्हीं सैनिकों के कारण, ऐसे देशभक्तों के कारण आज हमारा भारत जीवित है। धन्यवाद देवेंद्र जी। ये सब जो खत हमने आज पढ़े, ये एक मेजर सीबी द्विवेदी थे, जिनकी बेटी है दीक्षा द्विवेदी, जिन्होंने ये लेटर्स फ्रॉम कारगिल का पुस्तक, ये वाला, हाँ, ये लेटर्स फ्रॉम कारगिल जो पुस्तक है, इसमें से हमने उन पत्रों को निकाला है। ये मेजर द्विवेदी की बेटी है जो पूरे भारत में घूमती है और ये पत्रों का ये करती है। एक सैनिक की डायरी में कुछ लिखा हुआ एक कविता मिली है जो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लपटकर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। एक सैनिक ने लिखी हुई ये कविता है। जैसे कि आज अभी हम समारोह की ओर जा रहे हैं। कारगिल युद्ध की अजरामर कहानी जब सामने आई थी तो कुछ जो सैनिक जीवित वापस आए थे तो उनको पूछा गया था कि 16,000 17,000 फुट ऊंचाई पे खाने का सामान क्या था। तो उन्होंने कहा कि एक पूरी या सब्जी 8-8 दिन हम हमारे बैग में रखते थे, बच गई तो बच गई, और पीने का पानी भी नहीं हुआ करता था तो हम बर्फ के गोले अपने मुंह में रखते थे और उसी से पानी पिया करते थे। ऐसे जोश भरे में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होके इन जवानों ने जो साहस दिखाया, उसकी कहानी है कारगिल। मैं सम्माननीय देवेंद्र जी को कहता हूं कि अपने इस कार्यक्रम को आज देशवासी आज ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 21 साल पूरे हो चुके हैं। जिस युवक का जन्म 2000 में हुआ होगा, उसकी आज उम्र बिल्कुल 20 साल या 21 साल होगी। उसके लिए ये तो प्रेरित होने वाली कहानी है। ये सच्ची अनकही कहानी कारगिल की है, उन वीरों की है, उन जाबाज शूरवीरों की है जिन्होंने हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। उनको हम नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। और इस कार्यक्रम के समारोह के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल के हमारे शहीदों को नमन करता हूं। हमारे सारे सिपाहियों को बहुत बहुत सलाम करता हूं।
कारगिल विजय दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी शहीदों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं और हमारे सभी सैनिकों को मैं सलाम करता हूं। कारगिल का विजय हमारे सेना के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसका एक स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सेना एक जाबाज सेना है, चाहे वो 47-48 की लड़ाई हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे 99 की कारगिल का युद्ध हो, या फिर अभी अभी हमारे सेना ने किया हुआ सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या गलवान घाटी में डट के जिस प्रकार का मुकाबला हमारी सेना ने किया हो, या उससे पहले भी जिस प्रकार से चीन को रोकने का काम हमारी सेना ने किया हो, मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया की जाबाज सेनाओं में से एक सेना ये भारत की सेना है, जिस सेना में लोग वेतन के लिए नहीं लड़ते, सुविधाओं के लिए नहीं लड़ते, जिस सेना में केवल देशभक्ति के लिए लोग लड़ते हैं। और देशभक्ति का ये जज्बा ये हमारे 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के, 25 साल के नौजवान जो अलग अलग ओहदों पर काम करते हुए लड़ाई लड़ते हैं, इनका जज्बा अभी अभी हम लोगों ने देखा, हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये केवल व्यक्ति नहीं है, तो ये महापुरुष है कि जिनके मन में देशभक्ति की वो असीम भावना है कि जिसके चलते मौत भी इनको डिगा नहीं सकती, मौत भी इनको हिला नहीं सकती, और मौत को आह्वानित करते हुए आगे बढ़ने वाले हमारे ये सैनिक आज इन्हीं के भरोसे मैं ऐसा मानता हूं कि हम सारे लोग जीवित हैं और भारत एक महान राष्ट्र बन रहा है। कारगिल का युद्ध जिस प्रकार से सुनील जी ने बताया, इस प्रकार की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है, क्योंकि दुश्मन बर्फीली चोटियों में, सारी अच्छी जगह पर, ऊंचाइयों पर बंकर बनाकर छुपा हुआ, उसके पास सारी गोला बारूद, सारे प्रकार के हथियार, और हमारे लोग नीचे से ऊपर जाकर उसके साथ संघर्ष करते हुए, और इस प्रकार की अवस्था कि कहां से गोली आ जाए, कहां से गोला आ जाए, इसकी सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उसकी चिंता न करते हुए जिस प्रकार से हमने इस युद्ध को जीता, मैं ऐसा मानता हूं एक अपरिमित साहस हमारे सैनिकों ने, अधिकारियों ने इसमें दिखाया है। और जैसा सुनील जी ने कहा कि जो शहादत होती है उसका कोई मोल नहीं होता, और हमारा सैनिक, हमारा शहीद ये कभी भी उस मोल के लिए नहीं जीता। उसके लिए तो एक ही चीज होती है कि मेरी मातृभूमि के लिए मैं लड़ा, मेरी मातृभूमि के लिए मैंने बलिदान किया, बस यही उसका मेडल होता है और यही उसकी प्रेरणा होती है। मैं ऐसे समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहूंगा कि इस कारगिल के युद्ध के समय देश को एक बड़ा खंभीर, गंभीर और एक मजबूत, कड़ा नेतृत्व अटल जी ने दिया, और जिस नेतृत्व के चलते कारगिल में हमारे सैन्य ने चमत्कार किया, और जिस युद्ध को सुनील राणे जी ने बताया कि दुनिया ये कहती है कि दूसरे महायुद्ध के बाद सबसे कठिन युद्ध अगर कोई था तो वो कारगिल का युद्ध था, उसको हम जीत पाए। हम आज भी देखते हैं हमारी सेना जिस मुस्तैदी के साथ आज दुनिया में भारत को एक मजबूत देश के रूप में प्रस्थापित कर रही है। हमारे देश पर हमला हुआ, आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान ने हमारे देश के सैनिकों पर हमला किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, इनकी शहादत का मोल पाकिस्तान को चुकाना पड़ेगा। और हमने देखा जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक
हमारे सैनिकों ने करके पाकिस्तान में पाक व्यक्त कश्मीर में घुसकर और वहां पर जिस प्रकार से आतंकवादियों के और पाकिस्तानी सैनिकों के आतंकवादी तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को तहस नहस कर दिया और बिना कैजुअलिटी के हमारे सैनिक वापिस आए। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब उन राष्ट्रों में शुमार होता है कि जिनके सैनिकों को अगर कोई उंगली भी लगा दे तो उस सेना को या उस देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बात भारत ने प्रस्तापित की। एयर स्ट्राइक के माध्यम से हमने हमारी सामरिक शक्ति को देखा कि किस प्रकार से हमारे सैनिकों पर हमला होने के बाद हमारे एयरफोर्स ने जिस प्रकार से हमला किया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और बड़े पैमाने पर उनके अड्डों को तहस नहस कर दिया गया। हमने देखा अभी अभी गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को शहीद होना पड़ा, लेकिन भारत के सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों को लोहा दिखा दिया। और जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, हमारे जनरल शेखटकर जी अभी अभी चाइना के बारे में हम लोगों को बता रहे थे, एक उनका भाषण सुनने को मुझे मिला। और चीन ने 60 के दशक में तो हमारी भूमि ली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आक्रमण करते हुए 1994-95 में, उसके बाद 2009 में, 2012 में भारत की थोड़ी थोड़ी भूमि को वो अधिग्रहित करते रहे। हमारे सैनिकों में तो शक्ति थी, पर देश के राजनेताओं में ताकत नहीं थी, देश के कर्णधारों में ताकत नहीं थी कि वो चीन का मुकाबला करे और चीन को ये कहे खबरदार 1 इंच भी हमारी भूमि आपने अगर ली तो हम आपके साथ डटकर मुकाबला करेंगे, इंच इंच के लिए लड़ेंगे, अपनी जान तक हम दे सकते हैं। ये कहने का साहस शायद उस समय हमारा राजनीतिक नेतृत्व नहीं जुटा पाया। लेकिन उसी के चलते आज जब गलवान घाटी में चीन ने फिर एक बार भारत को छेड़ने की कोशिश की तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने शेर की तरह दहाड़ कर कहा कि पुराना भारत नहीं है, चीन घुस जाए, हमारी जमीनों को ले ले और हम केवल बायलैटरल टॉक्स करते रहे, केवल वार्ता करते रहे। ये भारत नहीं है। भारत वार्ता जरूर करेगा पर अपनी भूमि का 1 इंच हिस्सा भी भारत नहीं देगा। और पहली बार हम लोगों ने देखा आज डीएस्केलेशन शुरू हुआ, चीन को पीछे हटना पड़ा, 1 इंच भी भारत की भूमि हमने नहीं दी और हम लेने नहीं देंगे। मैं ऐसा मानता हूं भारत के सैनिकों का ये जज्बा हमेशा ही रहा है। हमारे सैनिक वीर हैं, हमारे सैनिक शूर हैं, हमारे सैनिक ये प्रेरणा पुंज है। लेकिन उसके साथ साथ देश का राजनीतिक नेतृत्व भी उसी क्षमता का और ताकत का होना चाहिए और वो ताकत और क्षमता आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई। और आज दुनिया नजरें गड़ाकर थी कि ठीक है पाकिस्तान को तो आपने सबक सिखाया, लेकिन चीन एक बड़ा राष्ट्र है, एक मजबूत राष्ट्र है, एक समृद्ध राष्ट्र है, एक बड़ी सेना का नेतृत्व करता है, अब देखते हैं भारत क्या करेगा। लेकिन भारत की सेना और भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इन सभी ने एक ऐसा मुकाबला और एक ऐसा ताकत देश के सामने, दुनिया के सामने रखी कि आज चीन को डीएस्केलेशन की बात मंजूर करनी पड़ी। और मैं ऐसा मानता हूं भारत एक सामरिक ताकत के रूप में, एक ताकतवर देश के रूप में आज दुनिया में उभरा है। मैं मानता हूं जिस देश की सीमाएं सुरक्षित होती है, जिस देश के सैनिकों का जज्बा ये मजबूत होता है, जिस देश का सैनिक अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार होता है, वही देश प्रगति करता है। लेकिन इस कारगिल विजय दिवस पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। हम सारे लोग सैनिकों की तरह लड़ नहीं सकते, शायद उतना हौसला भी हमारे पास नहीं है। हम सारे लोग सीमा पर जाकर मुकाबला भी नहीं कर सकते क्योंकि उतनी ताकत भी हमारी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर हम कर सकते हैं कि हमारे सैनिकों से प्रेरणा पाकर हमारी देशभक्ति, हमारे कर्तव्य के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं
और ये जो देशभक्ति है ये छोटी छोटी चीजों में अभिव्यक्त हो सकती है। मुझे खुशी है कि जिस समय कोरोना की महामारी आई और देश के अंदर लॉकडाउन करना पड़ा तो कई संस्थाओं ने, कई व्यक्तियों ने गरीबों के लिए काम किया, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों को दवाइयां दी, जिन लोगों के पास नहीं था उनकी सेवा की। मैं ऐसा मानता हूं ये भी देशभक्ति है। कोरोना के समय जब मजबूती के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे समय अपना कर्तव्य समझकर हम लोग सरकार के माध्यम से जिस प्रकार की बातें हमको कही जाती है उन बातों का पालन करते हुए अगर अपने व्यवहार करें तो आज के समय ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। कोरोना की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, कोरोना की लड़ाई आगे भी हमको लड़नी पड़ेगी। पर मेरा विश्वास है कि हमारे प्रेरणा पुंज सैनिकों की कहानियों को सुनने के बाद हम समझ सकते हैं हमारे संघर्ष कितने छोटे हैं, हमारे संघर्ष उनके मुकाबले कितने बौने हैं। और ऐसे संघर्षों में इसी प्रेरणा को लेकर हम लोग आगे बढ़े, कोरोना से भी हम लड़ाई लड़े और साथ साथ इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, इस देश के अंतिम व्यक्ति को विकास की ओर ले जाने के लिए हम सारे के सारे मिलकर काम करें। मुझे लगता है इस कारगिल विजय दिवस पर यही हमारा विजय संकल्प होना चाहिए। मैं फिर एक बार मां भारती के इन सभी सपूतों को नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं और हम हमेशा उनको याद रखेंगे। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक हम जिंदा है, जब तक सूरज चांद है, जब तक भारत देश है, इन सपूतों को याद किया जाएगा, उनकी शौर्य की गाथाएं सुनाई जाएगी और उससे प्रेरणा पाई जाएगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही रोमांचकारी ऐसा आपने आज का समारोह किया। इसके लिए मैं अथर्व फाउंडेशन की ओर से आपको मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और सभी देशप्रेमी नागरिकों से एक विनती करता हूं कि 26 जुलाई 2020 21 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आपने आज हमारे उन वीरों को, उन शहीद वीरों को याद करने का ये दिन है, न बल्कि आज हर रोज आपने उनको याद करना चाहिए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूं। पुनः एक बार उन शहीद वीरों को नमन करता हूं, उनके परिजनों को हम प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से देवेंद्र जी को ये कहते हुए कि ये देश आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, शक्तिशाली और आने वाले समय में सामर्थ्यशाली भारत बनेगा। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले सुनील जी, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अथर्व फाउंडेशन ने जिस प्रकार से हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य किया है और जिस प्रकार से इन गाथाओं को हर वर्ष आपने जीवित किया है और हर वर्ष मुझे इसके साथ जोड़ा है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि सुनील राणे जी एक राजनीतिक कार्यकर्ता तो है ही, एक विधायक तो है ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि वे मन से एक सैनिक हैं और इसलिए सैनिकों के लिए एक संवेदना रखते हुए, सैनिक न होते हुए भी जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। सबको धन्यवाद। सभी देशभक्त भाई और बहनों को भारत माता की जय।